recording in progress. कहाँ तक करवाया था ये बताओ बस। बोलो यार। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर कर रहा था मैं। कहाँ सेकंड थर्ड करवाया था? आवड़ा हो गया है। एक सेकंड से देख लेते हैं। अच्छा इसको 3 के आगे काउंटिंग नहीं आती, नहीं तो बोलता कि वहां तक कराया है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हाँ लास्ट में वो प्रेशर वाला करवाया था ना, उसको C की पावर 1/। समझ गया। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एक ना टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। वो क्या होता है? दो अलग अलग टेम्परेचर का डिफरेंसेज होता है। दो अलग अलग टेम्परेचर का डिफरेंस, जनरली वो डिफरेंस कितना होता है? 10 डिग्री का डिफरेंसेज पे होता है। मतलब रेट जो लेते हो, अगर RT पे तूने लिया है तो एक क्या होगा? RT प्लस 10 और RT, इन दोनों का रेशियो होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। एक T प्लस 10 पे लेते हो, दूसरा क्या है? RT। और ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना, 2 या 3 के बीच में लाई करती है, ऑलमोस्ट डबल टाइम हो जाती है। ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो होगा ना, टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। रेट कांस्टेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन के। तो इसके अंदर ही कोलिजन थ्योरी भी अपने को पढ़ने के लिए आता है। कोलिजन थ्योरी देखो क्या कहता है। कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग ना, कोलिजन थ्योरी दो होते हैं। एक इफेक्टिव कोलिजन होता है और दूसरा नॉन इफेक्टिव। नॉन इफेक्टिव तीसरा कुछ नहीं होता है। इफेक्टिव कोलिजन के लिए कंडीशन देखो क्या क्या है। इफेक्टिव कोलिजन वो कोलिजन होगा जिसमें मतलब कोलिजन के बाद वो मॉलिक्यूल कहां पे पहुंच जाए? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे। लेकिन यार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए कोलिजन मतलब दो मॉलिक्यूल है ना। मान लो ये A है तो ये इधर जा रहा है, तो B जो होगा बिल्कुल ऐसे हेड ऑन ओवरलैपिंग, मतलब हेड टू हेड टकराएगा। अब बोल सकते हो मैक्सिमम इंपैक्ट होना चाहिए। मैक्सिमम इंपैक्ट पहला कंडीशन ये है कि जो टक्कर होगा तो बिल्कुल मैक्सिमम इंपैक्ट होना चाहिए। दूसरा क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी की, रिएक्टेंट की जो एनर्जी होगी ना, उस रिएक्टेंट की एनर्जी किससे ज्यादा होना चाहिए? थ्रेशोल्ड एनर्जी से। याद आ रहा है कुछ? ये हो गया एनर्जी, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। ठीक है। तो जो इफेक्टिव कोलिजन होगा ना, उनकी एनर्जी यहाँ से लेके यहाँ तक इससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो यार वो प्रोडक्ट में जाएगा ना। आ रहा है समझ में? हाँ सर। तो इफेक्टिव के लिए यार दो कंडीशन होती है। सबसे पहला क्या है? मैक्सिमम इम्पैक्ट होना चाहिए, मतलब बिल्कुल टक्कर अच्छे से होनी चाहिए, आदमी बचना नहीं चाहिए, इस तरह से टक्कर हो जाए। ठीक है। किधर के लिए निकल पड़े? प्रोडक्ट में। और दूसरा क्या है? रिएक्टेंट की एनर्जी किससे ज्यादा होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। और नॉन इफेक्टिव कोलिजन वो होते हैं जिसमें क्या होती है, ना तो टक्कर सही से होगा, और दूसरा इसमें क्या होगा? रिएक्टेंट की एनर्जी जो होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होगी। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है जिससे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कहाँ पे जाते हैं? प्रोडक्ट में चले जाते हैं। हाँ। दूसरा है उसके बाद नॉन इफेक्टिव कोलिजन वाले जो होंगे, इनकी एनर्जी जो है ना रिएक्टेंट की कम होती है। तो मान लो इसको प्रोडक्ट में भेजना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना तेरे को। भाई एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके ये ज्यादा। जितना एनर्जी तुम देते हो ना, वही कौन सी एनर्जी होती है? एक्टिवेशन। एक्टिवेशन। पल्ले पड़ा? हाँ सर। देखना। एक मिनट सर, ये तो लिखना दो।
तो वापस सुना लिखा तो चलेगा। चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया डन। डन सर, थैंक यू। थैंक यू। देखना ऐसा है, ग्राफ से आपको पता चल जाना चाहिए इंडो हेग जो है, ये हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी यार, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, इस बार ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। बताओ पहला वाला एंडो एक जो क्या है, दोनों बराबर हो गया क्या? थोड़ा प्रोडक्ट को नीचे ले लेते हैं यहाँ पे। पहला वाला एंडोथर्मिक का ग्राफ है, ये एक्सोथर्मिक का, ये एनर्जी है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये एनर्जी और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट। पहला वाला एक्सोथर्मिक पहला का, एक्सो का है। कौन सा? पहला एक्सोथर्मिक का है। पहला वाला एक्सोथर्मिक है। पहला एक्सोथर्मिक है, दूसरा क्या है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। अगर आपने इसमें कैटलिस्ट भी डाला तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, देखना ध्यान से, समझा रहा हूं। अगर तूने कैटलिस्ट यूज किया है, तो अगर तूने पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज किया तो थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। जब थ्रेशोल्ड एनर्जी कम होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी। कम। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, बट डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होगी, ये नहीं चेंज होने वाला। डेल्टा एच समझ रहे हैं ना, इन दोनों के बीच की जो एनर्जी है, ये है डेल्टा एच। इन दोनों की एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाला। डेल्टा एच कांस्टेंट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएंगे। जस्ट इसका रिवर्स क्या हो जाएगी? निगेटिव कैटलिस्ट में। अगर तूने पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज किया ना, तो ये वाला जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है आपको कुछ यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, बट अगर आप निगेटिव यूज कर रहे हो तो क्या होगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही बढ़ा ऊपर देगा, चला जाएगा। हाँ, ऊपर जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा, रिएक्शन स्लो भी हो जाएगी, ठीक है। बट वहां पे भी डेल्टा एच कांस्टेंट होगा। कैटलिस्ट वाले में ना, कैटलिस्ट वाले पार्ट की अगर बात करें अपन, तो डेल्टा एच जो होगा हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होने वाला। डेल्टा एच कांस्टेंट होगा, वो कभी भी चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। हटाए ना इसको। रुको हाँ रुको सर, लिखना तो है ना, रुको रुको। हेलो हेलो। हेलो, माइक टेस्टिंग। क्या हाँ हो तो गया ठीक सर? है सर। हो गया? मैं सोचिए कोई बोल नहीं रहा है।
नहीं, उसने बोला नोट कर रहा हूँ, इसलिए मैं चुप था। वापिस करना है। वो कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, चलो देखना। अब ऐसा होता है जो नॉन इफेक्टिव कोलिजन होते हैं ना, नॉन इफेक्टिव कोलिजन, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक टर्म होता है ई का पावर, ई का पावर माइनस ये बाई आर टी। ये वो मॉलिक्यूल है जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस किया है। एनर्जी बैरियर मतलब समझ में आ रहा है? कौन सी एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी वाली। थ्रेशोल्ड एनर्जी, हाँ। ये टोटल वो मॉलिक्यूल है जो क्या क्या है, द मॉलिक्यूल विच क्रॉसिंग द एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर का मतलब क्या हो गया? एक्टिवेशन एनर्जी नहीं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो देखो, ये जितना ज्यादा प्रोडक्ट में जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा ना। हाँ हाँ सर। सर। और आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये अपॉन में आरटी। आर्ची। अब इस प्रोपोर्शन का साइन हटाना है तो कांस्टेंट यूज करते हैं, तो माइनस ये अपॉन में क्या हो गया? RT। आरटी। यही जो है ना, इसको आर्हेनियस इक्वेशन बोलते हैं। इसमें ई ए क्या एक्टिवेशन एनर्जी होगी ना? ये हाँ। एक्टिवेशन है, ये क्या होगी? एक्टिवेशन एनर्जी होगी। बाद में दो अलग अलग टेम्परेचर पे जनरल फॉर्मूला निकालोगे तो ln के इक्वल्स टू ln है माइनस ये अपॉन में RT। अगर अब आपने लॉग के टर्म में रखा, लॉग के इक्वल्स टू लॉग है 2.3। माइनस 303 फिर RT। ए की वैल्यू क्या है? कैपिटल है। एक कांस्टेंट होगा, वो आपको निकालना होगा या दिया जाएगा। ठीक है, चलो बताओ यार, ln के वर्सेस 1 अपॉन टेम्परेचर, ग्राफ कैसे जाएगा? नीचे की तरफ। हाँ सर स्लोप क्या होगा? लॉग है। लॉग है। ए नहीं माइनस ये बाय ये बार ये भाई यार, हाँ हाँ वो तो इंटरसेप्ट अगर रहेगा। log के वर्सेस 1/t होता है, ये log के ई ए बाय आर टी, ई ए बाय आर होता था। 2.303 वाला। हाँ माइनस ये अपॉन 2.303 यार। 303 यार, ये उसका स्लोप। हाँ, नोट कर लो। ये नोट करना है। हाँ, नोट ये कर किया लो। हुआ है वैसे तो पहले। कर रखे हो? हाँ सर। फिर भी कर रुकना लेते सर हैं। मैं कर रहा हूँ। अब आपने बोला है तो कर लेते हैं। कर लो, ये थोड़ा काम का है। हो गया? नहीं सर, एक सेकंड। हाँ सर। नहीं नहीं सर, एक मिनट। ठीक है, देख लो। हटाए ना? हो गया निश्चय? सर एक नहीं नहीं, अरे लिख रहे हुए सो गए।
लिख लिया कब का? अब का क्या? हाँ ठीक है, चलो चलो। चलो देखना हो। भाई लिखने वाला किधर निकल गया इसमें? हाँ, आ गया। देखना इधर ध्यान से। कल जो भी और स्पेशल केसेज है ना वो तेरे को बोर्ड पे पढ़ाऊंगा मैं, वहाँ पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। नेक्स्ट ऐसा है इसमें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। प्रेशर वाला बता दिया था ना मैंने आपको। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में ना ये दो टाइप के पॉसिबल है यार। कैसे? एक तो आर इक्वल्स टू के ए का स्क्वायर हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है आर इक्वल्स टू के ए और बी। डी। इस तरह से इन दोनों में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगी वो 2 होगी। अगर आर इक्वल्स टू के ए की बात करें अपन और दूसरा आर इक्वल्स टू के ए और बी, दोनों का डेरिवेशन आपको करवाया गया है, बट फिर भी यस थोड़ा सा मैं बस फॉर्मूले लिखता हूँ। बताओ, अगर इस पहले वाले की बात करें अपन तो इस पहले वाले में के की वैल्यू क्या आती है? याद है किसी को? नहीं? अगर भूल गए तो आप जल्दी से ऐसे करके निकाल सकते हो। ये हो गया माइनस डी ए अपॉन डी टी, और ये के ए का स्क्वायर हो गया माइनस डी ए अपॉन ए, और इधर कितना के डी टी। ठीक है, ए का स्क्वायर जाएगा नीचे। दोनों तरफ लिमिट है सी नॉट से सी टी, और ये टी 0 से टी। उस साइड तो के टी हो जाएगा, इस साइड बताओ क्या आएंगे? 1/C0 minus 1/C। हाँ 1 अपॉन सी नॉट माइनस सी 1 बाई सी टी। हाँ सर। ये आ गया। बाकी हाफ लाइफ अगर आप निकालना चाहो तो टी हाफ जो होगा उस टाइम पे सी नॉट सी टी की वैल्यू जो होगी सी नॉट बाई 2। टू। अब यहाँ पे सी नॉट बाई 2 रखोगे तो बताओ हाफ लाइफ क्या आएगा? भूल गए? यहाँ पे सी नॉट बाई 2 लगाओ, टू ऊपर जाएगा तो माइनस सी -1/C0। माइनस। हाँ माइनस आ CT गया। minus तो 1/C minus 1/C0 हो जाएगा। तो KT is equal to, क्या बोल रहे हो? 1 बाई सी नॉट माइनस, वो उल्टा होगा 1/CT minus 1/C0। उल्टा बोल रहे? अच्छा, इसके आगे भी ऑलरेडी माइनस लगाए नहीं यार, हाँ उन्हें उल्टा हाँ। लिखा दे। कम सी टी और 1 माइनस सी तो नॉट। अभी ये 1/C0 आएगा। KT हाँ। इक्वल टू 1/C0। हाँ टी हाफ की वैल्यू रखोगे तो सी टी इक्वल्स टू सी नॉट बाई 2 रखना होगा। तो सी नॉट बाई 2 जब रखोगे तो के 2 यहाँ पे आ गया माइनस 1 अपॉन में सी नॉट। के टी इक्वल्स टू कितना हो गया? 1/C0। 1 अपॉन सी नॉट। तो टी हाफ की वैल्यू जो होगी 1 अपॉन में सी नॉट के, कुछ ऐसा। दूसरे वाले की अगर बात करें अपन तो उसको भी डिराइव करके अपन ने निकाला था कुछ ऐसा कि इसके लिए जो रेट कांस्टेंट होगा के इक्वल्स टू क्या होता था 1 अपॉन में डी माइनस है, याद आ रहा है कुछ, और ln ए बी माइनस एक्स, और नीचे में b इंटू ए माइनस एक्स, और इस साइड के टी। ये वाला जो रिएक्शन है ना, ठीक है, कहाँ गया ये? हाँ, कुछ ऐसा चला होगा, मतलब स्टार्टिंग का जैसे ए लिया तूने प्लस बी, टी इक्वल्स टू टी पे डायरेक्ट लिखता हूँ, ये ए माइनस एक्स रहा होगा बी माइनस एक्स, तभी ये यहाँ पे ए बी आया है इक्वल्स टू के टी। इसमें जब आप कंडीशन पुट करते थे क्या कि बी ए से बहुत ज्यादा बड़ा है तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकल करके यहाँ से आती है। हाँ कौन? ठीक है, ए बहुत बड़ा है कि बी बहुत बड़ा है? बी बहुत बड़ा है। बी बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी माइनस ए ऑलमोस्ट क्या किसके इक्वल हो जाएंगे? बी। बी के। बी के इक्वल। तो ये वाला तो यहाँ पे बी हो जाएगा, हाँ सर। और
इसके साथ साथ b माइनस एक्स जो होंगे, x तो ऑलरेडी छोटा है यार, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी तो वो भी बी हो जाएगा। ऊपर वाला भी b हो जाएगा, b से b तो ये निकल जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा k इक्वल्स टू 1 अपॉन में b ln ए अपॉन ए माइनस एक्स। इक्वल्स टू a अपॉन में a माइनस एक्स। ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर की तरह दिखते हैं, ठीक है। चलो हटाए ना, रुको रुको सर, इतना सारा लिख के आप बोल रहे हो। ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर में इतना ही था। सूडो सूडो फर्स्ट ऑर्डर में इतना ही था। नहीं नहीं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर के बस एग्जांपल होते हैं। हाँ है तो इतना ही, कंडीशन लगाए, अगर तूने सेकंड वाले में कंडीशन लगाया तो फर्स्ट आ गया, थर्ड ऑर्डर में लगाते तो सूडो सेकंड ऑर्डर आता। हाँ, सही है, सही है। वो लास्ट टाइम यही समझ नहीं आया था, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। जो सूडो अभी तू नोट करो, फिर से समझाता हूँ। डन। हाँ सर। देखना बाकी है, सूडो बाकी है सर, 1 मिनट। सूडो वाला भी लिखवा दो ना सर वापस। सूडो वाला लिखाना मतलब कंडीशन लिखवानी क्या? ओके मतलब वो एक्सप्लेन करोगे ना पूरा। हम बिल्कुल रिपीट करता हूँ, देखना उस रिएक्शन से चलता हूँ। अभी जो मैंने आपको बताया ना, वो कुछ ऐसा था यार, के टी इक्वल्स टू 1 अपॉन में b माइनस है ln कितना a इंटू बी माइनस एक्स और नीचे b इंटू ए माइनस एक्स। इसमें ना मैंने ऐसा कंडीशन सर। लगाया। हाँ सर ये आप कैसे लिख रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये कहाँ से लिखा वो नहीं समझ में आ रहा है। मतलब वो आपने पहले दो बताया ना कि सेकंड ऑर्डर में एक ए स्क्वायर वाला होता है और एक ए इंटू हाँ मतलब ए और बी वाला होता है। तो सर वो ए स्क्वायर वाला जो था वो समझ आ गया, ए बी में आपने बी माइनस एक्स ये कैसे लिख रहे हो? t इक्वल्स टू 0 पे a b 0, t इक्वल्स टू t पे a माइनस एक्स b माइनस एक्स, तो ये x, ठीक है। अब आपको रेट पता है ना, r इक्वल्स टू क्या होगा, k a और b। अगर x के टर्म में रेट आप लिखते हो तो dx अपॉन dt होता है, इक्वल्स टू k a का माइनस एक्स b माइनस एक्स। यहाँ से देखो dx अपॉन में क्या आ गया, a माइनस एक्स और b माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, k dt। एटी। हाँ। दोनों तरफ इंटीग्रेशन अब आप लगाओगे, x के टर्म में कर रहे हो तो इस साइड लगाओगे t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू t पे, और ये 0 से लेके x तक। अब इसका इंटीग्रेशन करना dx अपॉन a माइनस एक्स और b माइनस एक्स का, ठीक है। ये पार्शियल वाले तरीके से होता है, इसका इंटीग्रेशन करते क्या है अपन, कुछ ऐसे 1 तो a अपॉन में माइनस b से मल्टीप्लाई। b माइनस a को बाहर निकाला, 1 अपॉन में b माइनस a को बाहर निकाला और इसको ऐसे लिखा 1 अपॉन में a माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन में b माइनस एक्स, ठीक है। और ये ऐसे इधर dx इक्वल्स टू हाँ, ये kt। डिफरेंस क्रिएट करके। हाँ ये यार वो है ना, इंटीग्रेशन तो हो गया आप लोगों का ना, हाँ अभी वही चल रहा है। वाले तो पढ़े ही हो गया। हाँ ये यहाँ पे क्या हो गया, kt का इक्वल b माइनस है तो कांस्टेंट है, उसके लिए तो कोई वांदा ही नहीं है ना। अब नहीं देखो सर। dx को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, dx अपॉन में a माइनस एक्स, एक लाइन और आगे करते
1 अपॉन में माइनस b एल एन माइनस है, ए माइनस एक्स आएगा ना। फिर dx अपॉन में क्या, a माइनस ए एक्स, और इधर क्या हो जाएगा माइनस dx अपॉन में b माइनस एक्स, सबसे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। और ये के जो लिमिट है वो तो लगा के रखोगे 0 से x, और ये भी 0 से x। 1 अपॉन में b माइनस एक्स, अब बोलो यार dx अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस एल एन ए माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये dx अपॉन a माइनस एक्स का ln a माइनस एक्स होता, बट माइनस एक्स का भी करोगे तो माइनस आगे आ जाएगा ना, तो माइनस हाँ। ln माइनस एक्स होगा ऐसा। अब ये प्लस माइनस बी नहीं तो एल ये एन तो ए माइनस 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 एक्स। प्लस प्लस हो ln जाएगा। माइनस एक्स हो जाएगा। और इधर क्या आ गया kt, जो लिमिट था वो तो आप लगाओगे 0 से x, ठीक है। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट अगर आपने x रखा है तो 1 अपॉन में b माइनस है, और ये कितना, जो है वही आएगा ना। ln b माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। 0 से मतलब x, एल एन बी बाई एक्स माइनस एल अपॉन एल एन ए माइनस। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अलग अलग करोगे आप, तो अगर पहले x रखे तो ये तो अपर 0 लिमिट होता है, रखेंगे वही तो चेंज सीधा नहीं आएगा। डिवाइड में ही ले लेता है ना। हाँ, अगर ये माइनस के तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0 तो ln a हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस करोगे तो ये वाला टर्म माइनस एल माइनस आ एन बी। जाएगा, ln b इक्वल्स टू kt। अब एक साथ इसको इधर से कर लो यार, अब देखो माइनस ln a माइनस x से ln a है, ये वाला टर्म ये वाले टर्म, इसको इसको एक साथ अगर लेकर के आओगे तो 1 अपॉन में b माइनस है, लॉग की प्रॉपर्टीज है, ये क्या हो जाएगा a ln बाई a माइनस a इंटू a माइनस एक्स होगा ना यार, ये डिवाइड नहीं होगा। सॉरी डिवाइड सर होगा ए ना। इंटू बी माइनस एक्स अपॉन बी इंटू ए माइनस एक्स आएगा ना। देखो यहाँ पे ये माइनस है तो डिवाइड होगा ना a माइनस एक्स का। हाँ डिवाइड हो जाएगा, अच्छा सर ऐसे कर लेते हैं ना। एल एन बी माइनस एक्स मतलब वो बी माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इंटू ए बाई बी। हाँ, तो बाद में फिर कॉमन लेना पड़ेगा अगर इसके माइनस को अपन हटाना चाहें, माइनस ln a माइनस 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 वाले एक साथ डिवाइड कर लेते हैं और प्लस प्लस वाले एक साथ मल्टीप्लाई में रखते हैं। ऐसे कर लेते हैं ना, बीच से कॉमन लेकर के माइनस कर लेते, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ln a b माइनस एक्स, और बीच में माइनस लगा देते हैं ln b, और ये a हाँ माइनस एक्स, ऐसे कर लिया, और इधर कर टी, ये आया समझ में। हाँ सर। इसको डिवाइड कर दो। कॉमन लेके, एक हाँ तो माइनस बोला था। कॉमन लेके कर लिया है, तो अब ये a माइनस बी हो गया, 1 अपॉन में b माइनस है ln a इंटू बी माइनस एक्स, और नीचे कितना ln a माइनस ln b है, तो b इंटू a माइनस एक्स इक्वल्स टू 10। तो इसको इंटीग्रेट करने पे इतना आता है, इसलिए बार बार मैं ये लिख रहा था। ये इंटीग्रेशन तो आता है तो सीधा वो लिख लेना। हाँ, इंटीग्रेशन आता है तो सीधा वो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। एसटी में भी इंटीग्रेशन आता है बोलो। चलो हटाएं फिर। एक मिनट सर। हम्म, थैंक यू सर। ठीक है। यस सर। नहीं चलो सर।
सर आपके एरिया में पानी भरा है? पानी पानी में रखा है 2 दिन से यार, लेकिन एरिया में नहीं है, इधर तो सूखा सूखा ही है। ऐसे जगह पे रहता हूँ कि यहाँ पे पानी इधर कैसे आ सकता है यार, बिल्कुल रोड है तो। सही है ना सर? हाँ सर हो गया। आज भी कुछ मतलब वो प्रिडिक्शन है क्या, अरे आज एकदम सीवियर प्रिडिक्शन है। मतलब जो ज्यादा सिंसियर वाला, मतलब खतरनाक तरीके वाला क्या? हाँ। फिर तो नहीं होने हाँ वाला आज, हल्का फुल्का जिस दिन होता है उस दिन होता है। ओ आज भाई, फिर आज भूल ऐसा ये जाना, सर आपने सीवियर बिल्कुल रेनफॉल। सही बात बोली है। आज आज नहीं नहीं कुछ होगा। नहीं होगा फिर। बेटा आज ऑफलाइन सीवियर क्लासेस होगा। रेनफॉल अलर्ट है आज, मतलब 4 बजे तक तो 90 से 100 के बीच में ही है प्रिडिक्शन। आज कुछ नहीं होगा, भूल जा, आने के लिए तैयार हो जा कोचिंग। ओ भाई। देखना अब, ऐसा है। जीत कैसे लिख रहे थे वो समझ में आ रहा था ना? हाँ सर अब आ गया। k इक्वल्स टू 1/t, 1 में b माइनस है ln a इंटू बी माइनस एक्स, और ये b इंटू ए माइनस एक्स। मैंने बोला अगर इसमें आप क्या करो, कंडीशन अप्लाई करो कि b माइनस ए जो होगा, b की वैल्यू किससे ज्यादा हो जाए, a से ज्यादा, और x की वैल्यू तो ऑलरेडी a और b दोनों से छोटी है यार, तो b माइनस ए जो ऑलमोस्ट होगा वो b के इक्वल होगा, b बी माइनस के एक्स भी ऑलमोस्ट b के इक्वल होंगे। बी के ठीक है, इक्वल होगा। अब यहाँ से बस वैल्यू डालो, तो kt की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 में b ln b माइनस एक्स b के इक्वल, b से b निकल पड़ेगा ना यहाँ, ये वाला ए टर्म, अपॉन ए तो a माइनस अपॉन में a माइनस एक्स। अब यहाँ से देखो, लेकिन अब ये जो k इक्वल्स टू क्या, 1 में बिट्टी। बी टी, टी तो रखना ही होगा तेरे को, k इंटू बी करना पड़ेगा ln a माइनस एक्स। ये k इंटू बी जो है ना, इसको कुछ अलग कांस्टेंट मान लो, ठीक है, क्योंकि दोनों है कांस्टेंट टर्म ही है, एक रेट कांस्टेंट है, एक हाँ कंसंट्रेशन वाला कांस्टेंट, तो k इंटू बी को k डैश मान लो आप, तो k डैश की वैल्यू क्या होगी, 1/t ln, ln ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है। तो एक्चुअली ये रिएक्शन तो द सेकंड ऑर्डर, बट आफ्टर पुटिंग दिस कंडीशन ये किस में कन्वर्ट हो गया है, सूडो सूडो फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ, तो सूडो रिएक्शन के लिए ये होता है ना कुछ, कि अगर सूडो ऑर्डर रिएक्शन है तो सूडो ऑर्डर रिएक्शन कुछ ऐसा, कोई एक रिएक्टेंट एक्सेस में होगा, एनी पर्टिकुलर Reactant would be in excess. रिएक्टेंट इज इन एक्सेस, कोई एक एक्सेस में होगा। दूसरा क्या होगा, उस रेट लॉ में ना कभी कभी कैटेलिस्ट भी आ जाएंगे। रेट लॉ में कैसे कैटलिस्ट आ सकता है? अरे कभी कभी आ जाता, मैंने लिखा रखा है ये तो, कि जनरली जो होता है रिएक्टेंट ही आते हैं, बट कभी कभी ऐसे होता है कैटेलिस्ट और इंटरमीडिएट भी आ जाते हैं, बेयरली, ठीक है, इस तरह से चलते हैं वो। अब जैसे मैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल लिखा रहा हूँ, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, देखो यार अब तो ऑर्गेनिक पढ़ा रखे हैं, कोई भी एस्टर ले लेते हैं, CH3 डबल बॉन्ड O और ये AT, उन्हें H2O लगाया है यहाँ पे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस मतलब H प्लस के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, जैसे ही एसिडिक हाइड्रोलिसिस आप लगाओगे, या तो इधर से ब्रेक कर लो या फिर इधर से ब्रेक कर लो, इधर से ब्रेक करोगे तो इस पे प्लस आएंगे, प्लस आएंगे तो इसको क्या मिल जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O और OH, और दूसरे साइड क्या हो जाएगा, ATOH। ETO। तो पहला एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, सेकंड वाला जो है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन, केन शुगर से मेरे को याद आ गया कि केन शुगर की रिएक्शन जब नाइट्रिक एसिड के साथ करवाओगे तो ऑक्जेलिक एसिड मैं बनता है, पूछने ही वाला था। ऑक्जेलिक एसिड ई ब्लॉक में। कितने नंबर आए थे यार तेरे, तुम लोग के नंबर बोलो, नंबर देखा नहीं,
चलो सबसे पहले आया था कितने, कम नंबर आया था। अरे कम नंबर आए कोई दिक्कत नहीं, बोल तो सही कितने आए। याद नहीं है रुको सर। जिसको याद है बोलो रे, सबको याद होंगे नंबर, कोई बोल ही नहीं सकता यार। हेलो हेलो हाँ बोलो ना सर तो भूल गया मैं। जीत हेलो कितने सर। नंबर आए थे, कितने नंबर आए थे किस में सर? इस बार जो केमिस्ट्री का पी ब्लॉक था 15 24। 24। इससे नमन आओ बाकी बोलो ना यार कितने कितने आए। 19 सर 19। 19 18 निश्चय ने तो हक दिया। सर मैं 16 ग्रुप पढ़ के आया था, ऑक्सा एसिड पूरा छोड़ दिया था ये मैंने ऑक्सो अपना। एसिड मैंने पढ़ाया खुद 1 घंटे में 15 ग्रुप। वो तो सर विनीत 24 ओम बेंडारी 18, ये भी 23 मुझे भी 20 20 23 23 किंसुक 20 ये अच्छा अभी कल ना। हाँ हम कल करते हैं। कल वो ठीक आप है। रिवाइज कराने वाले हो क्लास में? कल मैं 16 ग्रुप का रिवाइज करवाऊंगा, 16 17 जो निपट जाए उतने देर में 16 करवाऊंगा। वो दोनों और इक्वल आने वाले हैं सर? अब इक्वल ही आएंगे सब, अच्छा ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकता है बढ़ जाएंगे इस बार। 30 से भी? मतलब एक्चुअली पी ब्लॉक में ज्यादा टाइम नहीं लगता है यार, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन में बढ़ा दूंगा। हाँ सर 40 50